गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं अरिस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। तो अरिस्तु के जो क्रांति संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि अरिस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार हैं वो उनकी कोई एक दार्शनिक या खाली अध्ययन के लिए बनाए गए विचार नहीं है, बल्कि यह विचार उनकी तत्कालिक परिस्थितियों की उपज है। अरिस्तु एथेंस के निवास करते थे और उस वक्त जो यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बंटा हुआ था और उनकी राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत अस्थिर थी। अव्यवस्था, असुरक्षा एवं अशांति की भावना फैली हुई थी, क्योंकि हर समय विद्रोह या संघर्ष की स्थिति रहती थी। तो अरिस्तु उस स्थिति से तंग आ चुके थे और वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जो स्थिर हो। तो जो उनका क्रांति संबंधी विचार है वो तात्कालिक परिस्थितियों की उपज है। अब हम आगे देखें तो अरिस्तु ने जो अपनी जो राजनीतिक में अपनी विचारों में जो क्रांति संबंधी जो अवधारणा दी है वो उनकी पुस्तक उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। उसके भाग 5 और 7 में दिए हैं। भाग 5 में उन्होंने क्रांति के कारणों की चर्चा की है और भाग पॉलिटिक्स के भाग 7 में वो क्रांति की रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अरिस्तु ने क्रांति का न केवल कारण बताए हैं बल्कि उनको क्रांति को दूर करने के निवारण के भी उपाय बताए हैं। यानी कि उन्होंने बहुत व्यापक, विशद एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया है क्रांति का, क्योंकि वो चाहते थे कि क्रांति की संभावनाओं को जड़ से समाप्त किया जाए ताकि राज्यों में जो उस समय नगर राज्य थे यूनान के, उनमें एक स्थिर शासन की स्थापना हो सके। तो अब हम अरिस्तु की क्रांति का अर्थ समझते हैं कि उन्होंने क्रांति को किस अर्थ में लिया है। सामान्यतः हम 2 शब्द सुनते हैं, क्रांति तथा सुधार। सुधार का तात्पर्य होता है जो शासन व्यवस्था संचालित हो रही है उसके किसी एक भाग में सुधार, यानी कि जो व्यवस्था के में आंशिक परिवर्तन, ठीक है। और क्रांति का मतलब है जो प्रचलित व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन, क्योंकि जो शासन व्यवस्था एक है उसके स्थान पर बिल्कुल नई शासन व्यवस्था को लाना, वो होता है क्रांति, यानी आमूलचूल परिवर्तन। तो परिवर्तन दोनों में होता है, सुधार और क्रांति दोनों में, लेकिन वो आमूलचूल होता है और सुधार में आंशिक परिवर्तन होता है। तो अरिस्तु की बात करें तो उन्होंने क्रांति का अर्थ लिया है कि सरकार या संविधान में परिवर्तन, सरकार या संविधान जो प्रचलन में है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वो क्रांति है। अर्थात संविधान में होने वाला छोटा या बड़ा परिवर्तन, चाहे वो परिवर्तन कितना छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, अरिस्तु उसे क्रांति कहते हैं। और उनके अनुसार संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन एक शासन व्यवस्था के स्थान पर एक शासक के स्थान पर दूसरा शासक यदि आता है, या एक शासन व्यवस्था के स्थान पर कोई दूसरी शासन व्यवस्था आती है, जिसे निरंकुश तंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र की स्थापना होती है, या वर्ग तंत्र के स्थान पर बहुल तंत्र की स्थापना होती है, या फिर बहुल तंत्र के स्थान पर भीड़ तंत्र की स्थापना होती है, तो वो है क्रांति। इसके अलावा अरिस्तु संविधान या सरकार में परिवर्तन को भी क्रांति की संज्ञा देते हैं। यानी कि उनके अनुसार न केवल शासन में संपूर्ण बदलाव क्रांति है, बल्कि जो एक पक्ष के अलावा जब किसी दूसरे पक्ष के पास सत्ता का स्थानांतरण होता है तो उसे भी अरिस्तु क्रांति की ही संज्ञा देते हैं। यदि हम आज के पक्ष में संदर्भ में देखें तो अरिस्तु का ये विचार हमें मान्य नहीं लगता, क्योंकि वर्तमान में सत्ता परिवर्तन को हम क्रांति नहीं कहते हैं, लेकिन अरिस्तु हर छोटे से छोटे परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा देते हैं। आगे हम देखें तो अरिस्तु क्रांति के 5 प्रकार बताते हैं। 5 प्रकार कौन से बताता है? उनमें पहला उन्होंने प्रकार बताया है आंशिक क्रांति या पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति का तात्पर्य है जब शासन के संपूर्ण स्वरूप में बदलाव न होकर किसी एक छोटे से भाग या छोटे से हिस्से में जब परिवर्तन होता है तो वो आंशिक क्रांति है। और पूर्ण क्रांति का तात्पर्य पूरी शासन जो व्यवस्था प्रचलित व्यवस्था है उसको पलटकर जब दूसरी शासन व्यवस्था आ जाती है तो उसको पूर्ण क्रांति की संज्ञा देते हैं अरिस्तु। अरिस्तु ने क्रांति का दूसरा प्रकार बताया रक्तहीन क्रांति या रक्तपूर्ण क्रांति। इसमें वो कहते हैं कि जब जनता शासक की नीतियों से पूर्ण परेशान हो जाती है
और वो हथियार उठा लेती है, तो हथियार उठाने के पश्चात जो हिंसक क्रांति होती है तो उसको अरस्तु क्रांति कहते हैं। जबकि जब बिना हथियारों के अहिंसक साधनों के माध्यम से जब क्रांति का बिगुल बजाया जाता है तो वो होती है रक्तहीन क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति या गैर व्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति जब किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ जनता विद्रोह करती है या एक व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए जब आंदोलन किया जाता है तो वो होती है व्यक्तिगत क्रांति। और गैर व्यक्तिगत क्रांति जब किसी एक व्यक्ति विशेष के स्थान पर उसके साथ पूरी संस्था या उसके साथ अन्य व्यक्तियों को भी हटाने का प्रयास किया जाता है तो उसे कहते हैं उसे अरस्तु गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। चौथा उन्होंने प्रकार बताया वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, यानी कि संपूर्ण शासन व्यवस्था के खिलाफ क्रांति नहीं होती बल्कि एक वर्ग विशेष को टारगेट बनाकर उसके नीतियों के खिलाफ उनके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है, तो वो क्रांति वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कही जाती है। वाग्वीर की क्रांति। अरस्तु का मानना है कि कुछ लोग बोलने में बहुत वाक्पटु होते हैं, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, तो वो बहुत से लोगों को अपने साथ ले लेते हैं और वो अपने साथ लेकर उस क्रांति को करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि अपने बोलने की कला के कारण वो क्रांति करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बताए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अरस्तु क्रांति के सिर्फ प्रकार या प्रकार नहीं बताते हैं, बल्कि क्रांति के कारण बताते हैं कि क्रांति क्यों होती है। उसके वो मूल में जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कारण होता है किसी देश में या समाज में या शासन व्यवस्था में कि जनता को या किसी वर्ग विशेष को या किसी समूह को क्रांति के लिए प्रेरित होना पड़ता है। तो वो इसका विस्तृत विवेचन करके निष्कर्ष निकालते हैं अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 5 में, और वो फिर 3 कारण बताते हैं। पहला वो एक सामान्य कारण बताते हैं, दूसरा विशेष कारण, और तीसरा बताते हैं विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। तो यहाँ हम देखते हैं कि अरस्तु ने कितनी गहराई तक इस विषय को छुआ है। उन्होंने कि वो हर व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं और हर व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि इस व्यवस्था में इस वजह से क्रांति होती है, तो उस वजह को दूर किया जाए। तो इस तरह से अरस्तु क्रांति का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं इनके सामान्य कारणों में। तो अरस्तु सामान्य कारण 2 बताते हैं क्रांति के। पहला है असमानता और दूसरा है अन्याय। उनके अनुसार जब कुछ लोगों को यह महसूस होता है कि राज्य द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो सम्मान के पद होते हैं या जो अन्य जो लाभ के पद होते हैं, उनमें असमानता की जा रही है, यानी उनको विषमता की अनुभूति होती है और इनके महसूस होता है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उनको, जो पद मिलना चाहिए वो पद नहीं मिल पा रहा है और उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों में विद्रोह या क्रांति का भाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा जब संसाधन है समाज के और देश के, उन संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं किया जा रहा है, तो जो वंचित लोग हैं वो उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनका जो हक है, जिनके वो अधिकारी हैं जिन संसाधनों के, उनको उन अधिकारों से, उन हकों से वंचित किया जा रहा है, तो फिर वो विद्रोह कर या क्रांति करते हैं। तो इस तरह से अरस्तु क्रांति के 2 सामान्य कारण बताते हैं, वो है असमानता तथा अन्याय, जिसमें लोगों को अनुभूति होती है कि उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ठीक है। अब विशेष कारणों में की बात करें तो अरस्तु क्रांति के विशिष्ट कारणों में बताते हैं कि सबसे पहला कारण होता है घृणास्पद शासन। जब जनता राजा को पसंद नहीं करती है और ऐसा शासन जब थोप दिया जाता है तो कोशिश की जाती है कि उस शासक को या उस शासन को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, तो इसके लिए विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा कारण अरस्तु बताते हैं सूक्ष्म घटनाओं की अवहेलना। चूँकि शासक होता है उसे अपनी जनता की हर एक सुख दुख का ध्यान रखना होता है, और कई बार शासक होते हैं वो जनता की भावनाओं की, उनकी जो मांग है या फिर उनको जीवन को प्रभावित करने वाली छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनकी तरफ शासक वर्ग है वो ध्यान नहीं देता है। वो जनता को विकट परिस्थितियों का कई बार सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जनता या जो वर्ग है विशेष होता है वो विद्रोह की स्थिति को विद्रोह कर देता है। ठीक है। आगे हम देखें तो उच्च पदों पर विदेशियों की नियुक्ति। कई बार शासक वर्ग
कई बार शासक वर्ग है वो विदेशियों को प्रभावित करने के चक्कर में या उनसे प्रभावित होकर वो जो अपने देश के उच्च पद हैं उन पर विदेशियों की नियुक्ति कर देते हैं। तो ऐसी नियुक्ति से क्या होता है कि जो मूल निवासी हैं, जो मूल लोग हैं, उनको इस असंतोष का भाव उत्पन्न होता है कि जो पद, जो अधिकार, उन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो सम्मान या वो पद विदेशियों को दिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्रोह का भाव उत्पन्न होता है। लोभ पर आधारित शासन। जब शासक जन कल्याण पर न्याय आधारित होकर जब अपने स्वार्थ पर सिद्धि के लिए या अपने लोभ की पूर्ति के लिए कार्य करने लग जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विद्रोह होता है। शासन सत्ता का दुरुपयोग। जब शासक अपनी सत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है और जनता के हित की उपेक्षा करता है तो जनता इसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है। शासक वर्ग का स्वार्थी होना या अयोग्य व्यक्तियों का शासन। जो योग्य व्यक्ति नहीं है, जो शासक को श्रेष्ठता से संचालित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों में शासक के विरुद्ध विद्रोह का भाव उत्पन्न होता है। मध्यम वर्ग का अभाव। इसे अरस्तु क्रांति का बहुत बड़ा कारण मानते हैं। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग है वो एक तरह से बफर स्टेट का कार्य करता है, जो कि क्रांति को रोकने में सबसे बड़ा सहायक रहता है। ठीक है, लेकिन जब मध्यम वर्ग का अभाव हो जाता है तो इस स्थिति में क्रांति की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आर्थिक असंतुलन, यानी कि गरीब और अमीर में जो आर्थिक खाई बहुत बढ़ जाती है, तो जो गरीब है या जो वंचित वर्ग है और जिनका शोषण होता है तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में विद्रोह का भाव उत्पन्न होता है। अगला कारण बताते हैं विदेशी लोगों की बहुलता। जो विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आने की वजह से जो देशी लोग हैं या जो मूल निवासी हैं वो अपने आप की खुद की अवहेलना महसूस करते हैं, तो इस स्थिति में वो कुछ संघर्ष के लिए प्रेरित होते हैं। सम्मान की बहुलता, सम्मान की लालसा भी क्रांति का कारण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है और यदि उसको नहीं मिलता है तो वो उसको एन प्रकार को उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। भय, घृणा, ऐसा आपके ऊपर ऐसा कुछ शासक है जिससे जनता घृणा करती है, लेकिन फिर भी यदि वो शासन कर रहा है तो जनता के मन में उसके खिलाफ भाव उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं शासक वर्ग की असावधानी, यानी कि जो राजा है या शासक है वो जनता की जो भावनाओं को नहीं समझ पाता है, उनकी जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको नहीं कर पाता, और जनता को यदि अन्याय की अनुभूति होती है तो ऐसी स्थिति में जनता जो है शासक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित होते हैं। आगे अरस्तु बताते हैं कि विशेष अवस्था में विशेष कारण, कि किस अवस्था में शासन के खिलाफ जनता संघर्ष कर सकती है। जैसे सबसे पहले वो निरंकुश तंत्र की बात करते हैं। तो निरंकुश तंत्र में चूँकि एक किसी व्यक्ति विशेष का शासन होता है तो वहाँ पारिवारिक कलह, परस्पर घृणा व अत्याचार से जनता विद्रोह कर देती है। और मुख्य कारण होता है वहाँ पारिवारिक कलह एवं संघर्ष, क्योंकि हर कोई राजा बनना चाहता है, परिवार का हर सदस्य जो प्रभावी सदस्य हैं वो राजपद को हथियाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में निरंकुश तंत्र में क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। और निरंकुश तंत्र सामान्यतः स्वेच्छाचारी होता है, तो जनता के प्रति एक सम्मान या सहभागिता का जो भाव होता है वो निरंकुश तंत्र में नहीं होता है। तो जनता पर अत्याचार यदि किया जाता है तो जनता उस पर विद्रोह कर देती है। अगली शासन व्यवस्था में कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र में जो शासक वर्ग होता है वो जिसे इलीट वर्ग भी कहा जाता है, उसमें धनिक वर्ग की उपेक्षा की जाती है। कुलीन यानी कि जो अपने आप को उच्च कुल के जो मानते हैं, वो जो दूसरे धनिक वर्ग हैं उसकी उपेक्षा करते हैं और उससे संपत्ति छीनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा वर्ग है वो उस शासक वर्ग है, वो दूसरा वर्ग है वो उसके खिलाफ विद्रोह या संघर्ष कर देता है, उनसे मतभेद हो जाते हैं। इसके अलावा भी जनता के प्रति यदि वो दुर्व्यवहार करते हैं कुलीन तंत्र, तो जनता भी उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती है। अगला वर्ग तंत्र है, जिसमें निम्न वर्ग की उपेक्षा व गरीबों का शोषण किया जाता है। वर्ग तंत्र में जो धनिक वर्ग के पास सत्ता आ जाती है इसमें, तो धनिक वर्ग वो निम्न वर्ग की उपेक्षा करता है और गरीबों का शोषण करता है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष का भाव उत्पन्न होता है। संवैधानिक तंत्र। अरस्तु संवैधानिक जो
शासन व्यवस्था है उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि इसमें विधि के शासन किया जाता है। लेकिन जब संवैधानिक तंत्र में भी जब विधि के शासन की अवहेलना की जाती है और संविधान की उपेक्षा और दुरुपयोग किया जाता है, तो फिर वो क्रांति का कारण बनता है। ठीक है। अरस्तु का कहना है कि संवैधानिक तंत्र अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन यदि संवैधानिक तंत्र में सीमित शासन होता है, विधि के द्वारा संचालित शासन होता है, लेकिन जब शासक वर्ग है वो संविधान का सम्मान नहीं करता है, विधि के अनुसार शासन नहीं करता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उस वहाँ भी संघर्ष की या क्रांति की संभावना बन जाती है। आगे अरस्तु प्रजातंत्र में क्रांति की विश्लेषण करता है। तो अरस्तु प्रजातंत्र को भीड़तंत्र भी कहता है। अरस्तु प्रजातंत्र को भीड़तंत्र कहता है और प्रजातंत्र को कम पसंद करता है। उनके अनुसार प्रजातंत्र में चूँकि वाक्पटुओं का अधिक प्रभाव रहता है, जो बोलने में निपुण होते हैं, तो वो आसानी से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और बहुमत भी हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रजातंत्र में जो वाक्पटु लोग हैं उनका प्रभाव अधिक रहता है और कई बार वाक्पटु जो दूसरे विपक्ष के वाक्पटु होते हैं वो जनता उसके शासक के विरुद्ध विद्रोह करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वाक्पटुओं का प्रभाव प्रजातंत्र में अधिक रहता है। साथ ही प्रजातंत्र में चूँकि बहुमत का शासन होता है, तो बहुमत प्राप्त जनता प्राय नीचे के वर्ग से आती है। तो ऐसी स्थिति में जो धनिक वर्ग है उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो धनिक वर्ग प्रजातंत्र को हटाने की कोशिश करता है। अरस्तु यहाँ इन शासन व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जब कुलीन तंत्र है या अभिजात वर्ग है उसमें क्रांति की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि एक तो कुलीन तंत्र जनता के प्रति या दूसरे वर्ग के प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो वो विद्रोह कर सकते हैं, और दूसरा कुलीन तंत्र शासक वर्ग के भीतर आपसी मतभेद भी उनके बहुत गहरे होते हैं, तो उनको बाहर और भीतर दोनों तरफ से उनमें क्रांति की संभावना रहती है। आगे अरस्तु क्रांति के रोकने के उपाय बताते हैं। चूँकि अरस्तु यथास्थितिवाद के समर्थक है, वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है राजनीतिक व्यवस्था उसमें परिवर्तन ना हो, क्योंकि वो परिवर्तन से और अस्थायित्व से तंग आ चुके थे तत्कालीन परिस्थितियों में, इसलिए वो स्थायी शासन चाहते थे। इसलिए वो क्रांति को रोकने के उपायों पर बहुत बल देते हैं और उसके संदर्भ में वो बहुत व्यापक विश्लेषण भी करते हैं, और ये उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के 7वें भाग में क्रांति को रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करी है। अरस्तु क्रांति के कारणों से ज़्यादा क्रांति को रोकने के उपायों पर बल देते हैं, क्योंकि वो स्थिरता को महत्व देते हैं। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि अरस्तु निरंकुश तंत्र में भी क्रांति को रोकने की चर्चा करते हैं। वो नहीं चाहते कि निरंकुश तंत्र में भी शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन या अस्थिरता आए। तो अरस्तु क्रांति को रोकने के 2 प्रकार बताता है, 2 उपाय बताता है। सबसे पहले वो चर्चा करता है सामान्य उपाय पर, और फिर वो विस्तृत विश्लेषण करते हैं विशेष व्यवस्था में विशेष उपायों पर। तो सामान्य व्यवस्था में सामान्य उपायों के बारे में अरस्तु की बात करें तो उन्होंने सामान्य उपाय ये बताएं। चूँकि क्रांति का सामान्य कारण उन्होंने असमानता और अन्याय को बताया है, तो इसका निवारण भी यही है कि असमानता और जो अन्याय है उसको दूर किया जाए। ठीक है, कि जो असमानता है लोगों पदों के वितरण में और अन्य जितनी भी असमानता है लोगों को जो बहुत संसाधन के वितरण में असमानता है, सामान के वितरण में असमानता है और लोगों में अन्याय की अनुभूति का जो भाव है उनको दूर किया जाए। यदि अन्याय और असमानता की जब लोगों को अनुभूति ही नहीं होगी तो फिर क्रांति के भाव भी उनमें उत्पन्न नहीं होंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि असमानता और अन्याय के भाव को दूर किया जाए। दूसरा का उपाय बताते हैं रोकने का कि उच्च पदों पर विदेशी व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाए, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति आती है तो स्वाभाविक रूप से जो मूल निवासी हैं, जो मूल लोग हैं देश के, उनमें विद्रोह का भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न की जाए कि आप विदेशियों को उच्च पद पर नियुक्त ही न करें, ताकि उनमें कोई विद्रोह का भाव उत्पन्न न हो देशी लोगों में। विधि का महत्व, चूँकि अरस्तु वैधानिक शासन को बहुत महत्व देते हैं, तो उनका मानना है कि जो विधि है, कानून है, उसको पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। संविधान एवं कानून के प्रति आस्था रखनी चाहिए। जो संविधान है शासन व्यवस्था में, चाहे वो कैसे भी शासन व्यवस्था है, उस संविधान में जनता का विश्वास जीतना चाहिए उस व्यवस्था को। दूसरा उन्होंने कहा है कि नागरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था। अरस्तु शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते हैं। उनका ये कहना है कि शिक्षा होती है वो
नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था संविधान के अनुरूप हो, यानी कि जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था को भी डालना चाहिए, ताकि जो नागरिक हैं उनके कानून के प्रति उनमें निष्ठा का भाव उत्पन्न हो। तो जब कानून के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न होगा और तो जनता स्वाभाविक रूप से कानून को मानने में विश्वास करेगी और संघर्ष या विद्रोह का भाव उनमें कम उत्पन्न होगा। यहाँ अरस्तु ये भी कहते हैं कि जो जैसी शासन व्यवस्था है, तो इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि लोगों, चाहे वो कैसी भी शासन व्यवस्था हो, तो लोगों के मन में उस व्यवस्था के प्रति श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न हो, ताकि उनको लगे कि हाँ, हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। तो ताकि यदि वो ऐसा समझेंगे तो फिर उसका विद्रोह करने का भी कोशिश वो नहीं करेंगे। आगे अरस्तु रोकने के उपाय में बताते हैं कि शासक एवं जनता के बीच संवाद हो। संवाद का तात्पर्य शासक को जनता के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए और जनता को जनता की सहमति यदि वो ले तो जनता को भी अन्याय की अनुभूति नहीं होगी और उनको यह जनता को यह लगेगा कि शासक वर्ग है उसको पर्याप्त, जनता को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। और जहाँ सहभागिता होगा और जहाँ संवाद होगा तो वहाँ पर आपस में मनमुटाव भी कम होंगे, क्योंकि यदि होते भी हैं तो सहभागिता के माध्यम से दूर कर लिए जाते हैं। तो अरस्तु जनता एवं शासक के मध्य संवाद को बहुत अधिक महत्व देता है, ताकि ये जो प्रक्रिया है शासन की वो चलती रहे। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि राजकीय पदों का उचित वितरण हो, ताकि किसी को भी ये ना महसूस हो कि उनके साथ अन्याय किया गया या जिस पद के वो हकदार हैं वो पद उनको नहीं मिल पाया है। अब विशेष उपाय की बात करें तो अरस्तु विशेष उपायों में अलग अलग शासन व्यवस्था में अलग अलग बताते हैं। राजतंत्र में वो बताते हैं कि कलह, जो आपसी कलह है जो परिवारों के मध्य राजतंत्र में, तो उसको समाप्त किया जाए और जो विशिष्ट व्यक्ति और सम्माननीय व्यक्ति हैं उनको भी पर्याप्त सम्मान एवं योग्यता के आधार पर उनको पद दिए जाए। निरंकुश तंत्र में, चूँकि निरंकुश तंत्र है और वो स्वेच्छाचारी भी होता है, लेकिन जो अरस्तु चाहते हैं कि निरंकुश तंत्र में भी कोई बदलाव ना हो, ताकि स्थिति अस्थिरता का माहौल ना बने और स्थिरता कायम रहे। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि निरंकुश तंत्र भी बना रहे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसे अपनी गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, ताकि राज्य में कहीं भी यदि विद्रोह या क्रांति की सुगबुगाहट हो तो तुरंत राज्य को पता चले, शासक को पता चले और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो। साथ ही राजा को यह भी चाहिए कि भाई वो जनता पर अत्याचार कम करें, क्योंकि अत्याचार करने पर ही जनता विद्रोह करती है। तो निरंकुश राजा को अरस्तु सलाह देता है कि वो अपनी गुप्तचर व्यवस्था मजबूत रखे और जनता पर अत्याचार कम करें। कुलीन तंत्र में बात करते हैं तो चूँकि कुलीन तंत्र में धनिक वर्ग की उपेक्षा होती है, तो अरस्तु कहते हैं कि कुलीन तंत्र में धनिक वर्ग को महत्व दिया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में जो गरीब है उनको शोषण की उपेक्षा का अनुभव होता है, तो अरस्तु कहते हैं कि वर्ग तंत्र है वो निम्न को उचित सम्मान या जो शोषित वर्ग है उसको उचित सम्मान प्रदान करें। संवैधानिक तंत्र में विधि के शासन की स्थापना की जाए और जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शासन है उसको पर्याप्त महत्व दिया जाए और उसकी स्थापना करने की कोशिश की जाए। प्रजातंत्र में अरस्तु ये चाहते हैं कि वाक्पटु के प्रभाव में न आया जाए, क्योंकि वाक्पटु एन के एन प्रकार अपने बात को मना लेते हैं और ऐसी स्थिति में वो विद्रोह के कारण बनते हैं। तो अरस्तु प्रजातंत्र में जो बोलने में निपुण लोग हैं चाहते हैं कि लोग उनके वश में, उनके प्रभाव में कम आए। आगे अरस्तु निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, अरस्तु के यदि हम विश्लेषण करें और हम यदि उनके क्रांति संबंधी विचारों का निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि अरस्तु ने क्रांति के कारणों एवं उसके निवारणों का जितना विशद एवं व्यापक विश्लेषण किया है, शायद उससे पहले या उसके बाद में किसी विद्वान ने इतना नहीं किया है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उनके जो विचार हैं क्रांति से वो कमोवेश विश्व की सभी क्रांतियों पर कम या ज़्यादा लागू होते हैं। तो इस संदर्भ में मैक्सी ने कहा है कि समकालीन जो राजनीतिक विज्ञान है क्रांति के विषय में
प्रतिकार के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। यानी कि क्रांति के किस प्रकार निवारण किया जा सकता है, इस निवारण का जितना व्यापक और विस्तृत विश्लेषण अरस्तु ने किया है, उतना व्यापक और विस्तृत विश्लेषण समकालीन राजनीति विज्ञान में तो किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए मैक्सी ने अरस्तु के इन विचारों की प्रशंसा करी है। आगे जब अरस्तु के क्रांति के कारणों हम देखें तो अरस्तु ने क्रांति के कारणों से ज़्यादा क्रांति को रोकने के उपायों पर बल दिया है। इसलिए अरस्तु को रूढ़िवादी या यथास्थितिवादी कहा जाता है, और ये सही भी है। अरस्तु क्रांति के हालांकि एक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं उन्होंने, और राजनीति विज्ञान के जनक का माना जाता है। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है राजनीतिक विज्ञान का, लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्रांति संबंधी विचारों में वो रूढ़िवादी हो गए हैं और यथास्थितिवाद के समर्थक बन गए हैं। यथास्थितिवाद का हम समझ चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोधी बन गए हैं। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाए ताकि ताकि जो स्थिरता बनी रहे। तो स्थिरता लाने के चक्कर में अरस्तु यथास्थितिवादी बन गए और किसी भी परिवर्तन को, शासन के खिलाफ किसी भी विद्रोह को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अरस्तु को यथास्थितिवादी कहा गया है। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अरस्तु को यहाँ सर्वाधिकारवादी भी कहा गया है। सर्वाधिकार का मतलब वो जो राजा है, शासक वर्ग है, उसको सब अधिकार सौंप दिए जाते हैं और उसके खिलाफ विरोध का या के खिलाफ का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है। तो अरस्तु राजा को सब अधिकार दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु का ये विचार थोड़ा असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक भी हो जाता है। किंतु हम देखते हैं कि अरस्तु ने क्रांति का जो विश्लेषण किया है वो बहुत व्यापक है, बहुत विशद है, और आज की परिस्थितियों में भी वो आज की परिस्थितियों में भी उतना ही सार्थक है जितना कि उन अरस्तु की तात्कालिक परिस्थितियों में था। धन्यवाद।